हेलो, जुड़ गए। चलिए लिखिए, आज भी पदबंध अभी चल रहा है। पदबंदी अभी लिखिए। जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आप लोग सैंपल पेपर खरीदे कि नहीं? हेलो। यस मैम। हाँ, सैंपल पेपर खरीदे या नहीं? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो ठीक है। सैंपल पेपर का भी सॉल्व कीजिए आप लोग। जो मैं प्रश्न बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए उसको। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। अभी पदबंदी चल रहा है। क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखो। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। यहाँ अंडरलाइन करना है, शब्द दिए हैं, शब्द दिए हैं, इसको अंडरलाइन करना है। और प्रश्न आपका है कि वाक्य में रेखांकित पदबंध हैं क्या? बताइए। ऑप्शन में बोल रही हूँ, ऑप्शन ही पहले सुनिए। क्रियापदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। क्रियापदबंध, शब्द दिए हैं। चलिए उत्तर में लिखिए क्रियापदबंध। ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हो? यस मैम। हाँ हाँ। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं और अंडरलाइन करना है, शब्द दिए हैं। प्रश्न है कि ये रेखांकित पदबंध जो है वो कौन सा है, तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी? भाग्य की मारी तुम, भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी? भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी? भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी? प्रश्नवाचक चिन्ह अंडरलाइन कीजिए। भाग्य की मारी तुम, भाग्य की मारी तुम, सर्वनाम पदबंध कर लिया अंडरलाइन। अब ऑप्शन सुने आप लोग। सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। सर्वनाम पदबंध। अंतिम शब्द आपका क्या है? तुम। बात समझ में आ रही है? तो लिखिए सर्वनाम पदबंध। बोलो Next. क्लास कर रहे हैं। यह लड़की अत्यंत, यह लड़की, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। पूर्ण विराम। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। पूर्ण विराम। इसमें अंडरलाइन आप कीजिए, अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, कौन सा होगा? बता रहा है ना विशेषण पद। हाँ, ऑप्शन भी सुन लीजिए। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा होगा? विशेषण पदबंध। परीक्षा में भ्रमित नहीं होंगे और दोस्तों से टैली नहीं कराने लगिएगा आंसर। खुद दिमाग पर स्ट्रेस डालकर थोड़ा शांत स्थिर चित्त होकर कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें अंतिम क्या है, क्या चीज का पूरा पद क्या हो गया है। अब जैसे ये अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो अंतिम शब्द है परिश्रमी, है ना? उसके बाद सुशील, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं, है ना? तो विशेषता बताने वाले शब्द हैं तो ऑब्वियसली ये विशेषण होगा। जहां पर अंतिम शब्द जिसे पता चल रहा है कहीं क्रिया का, तो वहां पर जैसे शब्द दिए हैं, क्रिया काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है। सिंपल, बस पांचों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को बस खोजकर और उसकी विशेषता को ध्यान में रखकर और तब उसको करना है। तो जरा भी भ्रमित आप लोग नहीं होंगे।
डर बस इसी बात का लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग अगर भ्रमित होंगे पूरा मार्क्स कट जाएगा, तो ये भ्रमित नहीं होना है। हो गया। उसके बाद है नीम की घनी छांव में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम की घनी छांव में, घनी भ न दीर्घिकार, नीम की घनी छांव, छा के ऊपर चंद्र बिंदु व, नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, पूर्ण विराम। और उसके बाद लिखो वाक्य में विशेषण पद है, वाक्य में घनी छांव विशेषण है। पद है। घनी छांव है। हाँ, आपके देखिए अब 4 ऑप्शन दिया है, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। पहला ऑप्शन है नीम की घनी छांव में, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा है आनंद का, और चौथा है अनुभव करता है। हाँ, ऑप्शन आपका है नीम की घनी छांव में। वैसे विशेषण पद में सिर्फ होता घनी छांव, है ना, यही ना होता। लेकिन अगर दिया है नीम की घनी छांव तो उसको हम लोग काट भी नहीं सकते हैं, नीम की घनी छांव में। हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। पूर्ण विराम। संज्ञा पद बंद। हो रही है। हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, पूर्ण विराम। उसका प्रश्न लिखिए पूर्ण विराम के बाद। वाक्य में संज्ञा पद बंद है, वाक्य में संज्ञा पद बंद है। विकास, तुम यहाँ से लेकर फिर में जाकर शेयर करते हो। वाक्य में संज्ञा पद बंद है। अब ऑप्शन सुनो। अयोध्या के राजा दशरथ के, उसके बाद तीसरा है 4, चौथा है पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ, यही ना होगा संज्ञा पद बंद। ऑनलाइन यस मैम। आप लोग भी बोलते रहिए, जो भी समझ में आ रहा है सही गलत यस बताइए, मैम। ताकि मुझे पता चले कि हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कितना भद्दा, ये बदली है भद्दा, कितना भद्दा और मरियल, मरियल सा पिल्ला। पिल्ला किसे कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। कितना भद्दा सा मरियल, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कितना भद्दा और मरियल सा, मरियल सा में योजक चिन्ह होगा, पिल्ला है। ठीक है, अंडरलाइन करना है भद्दा और मरियल। कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है, विशेषण पद बंद। अंडरलाइन करना है भद्दा और मरियल। उसके बाद लिखिए रेखांकित में पदबंध है, रेखांकित में पदबंध है। विशेष। हाँ, कौन सा होगा बच्चों, विशेषण पदबंध। या आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग में मरने वाले सैनिक, जंग में मरने वाले सैनिक, जंग यानी युद्ध, जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं। जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं।
पूर्ण विराम। जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं। अब आपको अंडरलाइन करना है, जंग में मरने वाले सैनिक, यहां तक अंडरलाइन करें। अब बता दो बच्चों ये कौन सा होगा? यस, वेरी गुड। संज्ञा पदबंध। यस, वेरी गुड, संज्ञा पदबंध। जंग में मरने वाले सैनिक, संज्ञा पदबंध। सैनिक कौन सी संज्ञा है? समूह जातिवाचक संज्ञा। सैनिक समूहवाचक कैसे हो जाएगा? एक सैनिक से पूरा समूह का बोध थोड़े हो रहा है। हाँ, सेना समूहवाचक होता है ना बेटा? सेना समूहवाचक, क्योंकि सेना में बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना बनती है ना। लेकिन सैनिक तो अकेला है। सैनिकों रहता तब बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पर सैनिक, तो सैनिक जो है वो जातिवाचक संज्ञा। और अगर हो जाता वीर सैनिक तो उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, सैनिक के बारे में विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो। चलिए, तो ये समझ में आया आप लोगों को? पदबंध कहीं से भी आएगा, कर लोगे ना? हाँ, यस कर लोगे? मुझे नहीं लगता है यस मैम। आप लोगों को होगी। और ये किताब आप लोग खरीदेंगे, इसमें पूरा दिया हुआ है पदबंध का पूरा परिभाषा, ये पूरा उदाहरण के साथ दिया हुआ है। उसके बाद इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं कि इसी तरह के प्रश्न, अब मेरा मतलब ये नहीं कि हूबहू यही प्रश्न आएगा, इसी टाइप के प्रश्न, यानी प्रश्न जो भी पूछा जाएगा पैटर्न यही रहेगा। ओके, अब मैं आती हूँ रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिख लें, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ये पदबंध तो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट रचना आधार पर वाक्य रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ठीक है, अब इसके बारे में मैं थोड़ी रोशनी डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अभ्यास को कराऊंगी। तब तक मुझे लगता है कि आप लोग पुस्तक भी खरीद लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो वाक्य की परिभाषा ध्यान से सुने आप लोग। भाषा हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। यानी शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो वो वाक्य कहलाता है। यानी जिससे पूरा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसको पढ़कर आपको एक अर्थ प्रकट हो, यानी वो पूरा वाक्य जो है उसको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ इसमें क्या कहा गया है, तब जाकर वो आपका वाक्य जो है सार्थक वाक्य कहलाएगा और पूर्ण भी कहलाएगा। नहीं तो अगर अपूर्ण रहेगा तो अर्थ भी पूरा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगी। तो अर्थ की पूर्णता के लिए वाक्य का पूर्ण होना आवश्यक है। वाक्य के तत्व, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वाक्य प्रयोग में एक प्रकार का क्रम और व्यवस्था रहने से भाषा में विशिष्टता आती है। व्याकरण वाक्य संरचना को संचालित करने के नियमों का माध्यम है। किसी भी वाक्य में सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति एवं अन्य तत्वों का होना अनिवार्य है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले तो सार्थकता। सार्थकता का मतलब ये होता है सार्थक हो, यानी पूरी तरह से समझ में आने वाला हो। अब जैसे निरर्थक शब्द रहेगा तो सिर्फ शब्दों का वो समूह, वर्णों का समूह हो जाएगा, लेकिन वो शब्द हमारे लिए बेकार है, सार्थक नहीं है, निरर्थक है। क्यों? क्योंकि उससे कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। तो सार्थकता जो है वो भाषा की सबसे पहली शर्त होती है।
चाहे वो शब्द हो, फिर चाहे वो वाक्य हो, फिर चाहे वो भाषा हो। यानी भाषा की सबसे पहली शर्त है सार्थक। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो, तभी वाक्य भावाभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगा। यानी भावों की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम तभी होगा जब वाक्य सार्थक हो। जैसे राम रोटी पीता है, यहाँ रोटी पीना सार्थकता का बोध नहीं कराता। हमने वाक्य तो आपको बता दिया, राम रोटी पीता है, लेकिन वाक्य सार्थक नहीं है, यानी यहाँ सार्थकता का अभाव है। यहाँ सार्थक होना चाहिए। रोटी जो है पीने का की वस्तु नहीं है, क्योंकि रोटी खाई जाती है और सार्थकता की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। यानी भाषा की सबसे पहली शर्त उसका सार्थक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, सार्थकता की दृष्टि से सही वाक्य होगा राम रोटी खाता है। अब दूसरा इसमें क्रम, जिसको कहते हैं सीक्वेंस। क्रम से तात्पर्य है पद क्रम, यानी सभी पदों को क्रम से सीक्वेंस में रखना। सार्थक शब्दों को भाषा के नियम के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में नदी है, क्या ये वाक्य क्रम में है? ये सारे शब्द क्रम में नहीं है, वाक्य तो है लेकिन ये सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किस चीज की कमी है? क्रम की। यानी ये सीक्वेंस में पद जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का हिंदी होता है क्रम, क्रम में होना अनिवार्य है। तो क्रम क्या होगा? सही क्रम नदी में नाव है। नदी में नाव है, और यहाँ पर क्या है? नाव में नदी है। क्रम गलत हो गया। इस वाक्य में सभी शब्द सार्थक हैं, शब्द तो सभी सार्थक हैं, फिर भी क्रम के अभाव में वाक्य गलत है। सही क्रम करने पर नदी में नाव है वाक्य बन जाता है जो शुद्ध है। तीसरा इसका भाषा की सबसे पहली शर्त तो हो गई सार्थकता, दूसरा क्रम, तीसरा योग्यता। वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। इसके अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हिरन उड़ता है, यहाँ पर योग्यता यानी हिरन में किस चीज की योग्यता है? दौड़ने की। उड़ने की योग्यता उसमें नहीं है। योग्यता कहिए या क्षमता। यहाँ पर हिरन और उड़ने की परस्पर योग्यता नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर उड़ना उड़ता के स्थान पर चलता या दौड़ता लिखे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आकांक्षा। आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आकांक्षा चलती फिरती भाषा में आकांक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा? इच्छा। हमारी आकांक्षा है कि मैं डॉक्टर बनूं। आकांक्षा यानी इच्छा। आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा, यानी श्रोता जो है सुनने वाला, उसकी जिज्ञासा जो है वो बनी रहे। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे शब्द या समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। यानी वही एक वाक्य है और उसमें कोई शब्द यदि नहीं है, मिसिंग है, तो वाक्य जो है पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम केवल उससे तुम कहें तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यदि कहे कि अमुक कार्य करो तो वह पूरी बात समझ जाएगा। अब जैसे सामने आए और सिर्फ कहे तुम, अरे तुम तो समझ रहे हो कि हम तुम्ही को कह रहे हैं तुम, लेकिन सिर्फ तुम कह के चुप हो गए। अब सामने वाला वो समझ रहा है कि मुझे ही कहा जा रहा है, लेकिन क्या करने के लिए कहा जा रहा है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अब सुनने वाला जो श्रोता है जिसको हम कह रहे हैं कि तुम, अब उसकी जो जिज्ञासा बनी हुई है कि भाई अब आगे क्या करना है। मैडम खाली बोली है सुनो तुम के बाद कुछ बोल ही नहीं रही है, तो भाई कुछ करना है कि कुछ कहना है कुछ तो आगे बोलिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का वाक्य जो है ये आकांक्षा का तत्व कहलाता है। यानी सुनने वाला जो श्रोता है उसकी जिज्ञासा बनी हुई है कि शायद मैडम कोई काम करने के लिए कहेंगी। अब जैसे अचानक उसको बोले विकास इधर आओ, तुम इधर आओ, वो आया और उसके बाद वो खड़ा है तुम, फिर तुम कहकर चुप हो गए।
जब तक ये नहीं कहेंगे कि तुम जाओ और चौक लेकर आओ, तब तक वो काम नहीं समझ पाएगा। वो बेचारा खड़ा है, मैडम बुला तो ली है और सिर्फ तुम बोलकर बार बार चुप हो जा रही हैं। तो इस तरह से श्रोता की जिज्ञासा जो है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है। आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है समीपता, लेकिन ऐसे आसक्ति, यहाँ सर व्याकरणिक दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग यहाँ हो रहा है, बात आ रही समझ में। ऐसे शाब्दिक अर्थ अलग है। आसक्ति का मतलब होता है प्रेम। आसक्ति ईश्वर के प्रति बहुत आसक्ति है, वहां ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम हो जाएगा, है ना। फिर कोई कहते हैं ना कि धन के प्रति उसकी बहुत आसक्ति है, यानी जिसको एडिक्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसको आसक्ति को एडिक्ट कहते हैं ना। धन के प्रति बहुत एडिक्ट है भाई, बहुत उसको एकदम धन चाहिए, चाहे कुछ हो जाए उसको धन संपत्ति चाहिए। तो यहाँ आसक्ति का अर्थ है समीपता। व्याकरणिक दृष्टि से आसक्ति का अर्थ है समीपता, यानी नजदीकी। एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य पदों को सुनने के समय में संबंध आसक्ति कहलाता है। जैसे यदि उपरोक्त सभी बातों की दृष्टि से वाक्य सही हो, लेकिन किसी वाक्य का एक शब्द आज, एक, कल और परसों कहा जाए तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य कहा जा रहा है, वाक्य का एक शब्द आज, फिर एक कल और फिर एक परसों, आज, कल, परसों, बस ये कह दिया गया तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। अतः वाक्य के शब्दों के उच्चारण में समीपता होनी चाहिए, यानी जितने शब्द हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी ना वाक्य पूर्ण होता है। सिर्फ कह देंगे तुम चौक, वाक्य पूर्ण हुआ नहीं। तुम जाओ चौक लेकर आओ, यानी सभी पद जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं के कारण ही नजदीक है, तभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तब अर्थ प्रकट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। उसके बाद है छठा अन्वय। अन्वय का अर्थ है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए, यानी वचन, लिंग, पुरुष, कारक ये सबका सामंजस्य, यानी एक दूसरे के साथ इसका जुड़ाव होना चाहिए। अन्वय के अभाव में वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, ये वाक्य है, नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था। इस वाक्य में भाव तो स्पष्ट हो गया है कि नेताजी का कोई एक लड़का है, लड़का मतलब बेटा, और उसके हाथ में एक बंदूक था, यह भाव स्पष्ट हो गया है। लेकिन वाक्य सही है, गलत है, लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। अब जैसे जो जिनको व्याकरण की जानकारी नहीं हो तो यही ना बोलेंगे, अरे वो नेताजी जो है ना उसका लड़का का हाथ में एक बंदूक था, तो यही बोलेंगे। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो व्याकरण की नजर में जिनके व्याकरण की जानकारी है वो क्या कहेंगे, नेताजी के लड़के के हाथ में एक बंदूक थी, ठीक है ना, बंदूक स्त्रीलिंग है, कहे तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होगा। तो ये अन्वय होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगी फिर नेक्स्ट उद्देश्य और विधेय, जिसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। हाँ मैम, वाक्य में लिंग कैसे पहचानेंगे? वाक्य में लिंग, क्या चीज? वाक्य में लिंग कैसे पहचानेंगे? वाक्य में लिंग कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। जैसे वाक्य में कर्ता क्रिया के द्वारा नहीं पहचान में आएगा, वाक्य में लिंग कैसे पहचान में आएगा? किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। लड़की सो गई और लड़का सो गया, लिंग नहीं पहचान में आ रहा है, बोलो। यस मैम, यस मैम, फिर आ रहा है। फिर क्रिया के द्वारा आसानी से लिंग पहचाना जा सकता है। लड़के के हाथ में लड़का जो है वो दौड़ रहा है और कहते हैं कि लड़का दौड़ रही है, तो क्या होगा? वाक्य सही है या गलत? हाँ मैम, गलत होगा। बहुत आसान है क्रिया के द्वारा। ठीक है, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक खरीद कर और बैठिएगा लेकर, उसी से रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, कल मेरा टॉपिक रहेगा ये रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। चलिए बच्चे।